हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीठ क्लासेस। देव पीठ क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो। मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप उन्हें लाइक जरूर किया करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पे मोस्टली वीडियोस आती चली जाएंगी और ये जो भी वीडियोस आएंगी ये सारी की सारी वीडियोस आपके सभी चैप्टर्स को स्टार्टिंग टू एंड क्लियर करती हुई चलेंगी। राइट, तो प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर किया करो, इवन लाइक भी जरूर किया करो। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, अभी तक क्या था, अभी तक मैं आपके सामने डेप्रिसिएशन के 3 पार्ट ला चुका हूं। राइट, फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में मैंने आपको समझाया था डेप्रिसिएशन चैप्टर का बेसिक। राइट, कि फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपके सामने बेसिक ही समझाया था, सेकंड पार्ट में भी मैंने आपको बेसिक ही समझाया था। राइट, थर्ड पार्ट में हम लोग बेसिक सीखने के बाद हम लोग चले थे कि एसेट्स का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, इवन उसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को भी कैसे मेंटेन किया जाता है विद जर्नल एंट्रीज। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना। उस वीडियोस को देख के आपको डेफिनेटली चीजें क्लियर होंगी कि हम एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपके सामने एसेट्स का अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ही अकाउंट लाया हूं, लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल का। ऑन 1st of April 2010 प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर 1,20,000। 1 अप्रैल 2010 को हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 1,20,000 की। नई मशीन को भी हमने खरीदा था 1st of October 2010 को फॉर 50,000 एंड ऑन 1st of July 2011 और 1 जुलाई 2011 को हमने उसी मशीनरी को एक और मशीनरी परचेज की है 25,000 की। आप ध्यान से देखना, पहली लाइन से लेके 25,000 तक आपके सामने आपको पता चल रहा है कि हमने 3 मशीन खरीदी है। फर्स्ट मशीन 1,20,000 की है, सेकंड मशीन 50,000 की और थर्ड मशीन 25,000 की है। राइट, पहली जो हमने 2 मशीन खरीदी है 1,20,000 और 50,000, ये मशीन 1 साल के अंदर अंदर खरीदी है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1st of April 2010 से और एंड होता है 31st of March 2011 को। राइट, 1 जनवरी 2013 को अ मशीन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, 1 जनवरी 2013 को जिस मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू 20,000 है, विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज ऑन 1st of April 2010, यानी 1 जनवरी 2013 को, राइट, हमने 20,000 रुपीज वाली मशीनरी को बेचा है 6,000 में। और ये 20,000 वाली मशीन कौन सी है? जो मशीन 1 अप्रैल 2010 को हमारे पास 1,20,000 तक की हमने खरीदी थी। तो 1,20,000 में से 20,000 रुपए की मशीन को हमने सेल किया है 1st of January 2013 को। और कितने में सेल किया है? 6,000 में। तो ये केस कौन सा हो गया? जब एक पार्टली एसेट्स को बेचा जाता है। राइट, तो पार्टली एसेट्स के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं ये आप जरूर देख लो आज। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है 3 सालों के लिए और डैप चार्ज किया गया है 10% के रेट से स्ट्रेट लाइन मेथड में। राइट, हमें स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करने के साथ साथ हमें मशीनरी का अकाउंट मेंटेन करना है। ये मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट में ही हमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। पहली डेट क्या कह रहे हैं? 1st of April 2010। 1st of April 2010 को हमने एक मशीन खरीदी M1 जिसकी वैल्यू 1,20,000 है। ध्यान से देखना, इसी मशीनरी में से हम 1 लाख की तो एसेट्स हमारे पास है और 20,000 की एसेट्स हमने बेच दी। राइट, तो मैंने स्टार्टिंग में ही 1,20,000 को बाइफरगेट कर लिया। आप भी इसे इनिशियल स्टेज से ही डिवाइड करते हुए चलना। इसके पार्ट्स कर देना, ये पार्ट हमारे पास अवेलेबल है और ये पार्ट हमने बेच दिया। इसी ईयर में एक और डेट मेंशन की गई है, कौन सी? न्यू मशीनरी वॉज परचेज 1st of October 2010। 1st of October 2010 को हमने एक और मशीन खरीदी है M2। M2 की वैल्यू कितनी है? 50,000 की। तो आज हमारे पास इस ईयर में टोटल एसेट्स 1,70,000 की है।
इस ईयर में जिसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2010 को हुई है और इसका एंड होगा 31 मार्च 2011 को, तो 31 मार्च 2011 से पहले चेक करना कि कोई एसेट्स बेची तो नहीं गई, नहीं बेची गई। तो यहां डेट कौन सी आएगी, 31 मार्च 2011। यहां डेट आती है ईयर स्टार्टिंग की और यहां डेट आती है ईयर एंड की, इस बात को भी जरूर याद रखना। यहां लिखा जाता है बाय डैप एट द रेट ऑफ 10% D1 D2। मशीनरी वन का डैप 1,20,000 का 10% कैलकुलेट करना है एक साल के लिए। एक साल मैंने क्यों बोला, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 को खरीदी और पूरे के पूरे 31 मार्च 11 तक की वैल्यू निकालनी है, तो ये 12 महीने यूज हो रही है। तो 1,20,000 का 10% सीधा सीधा बनता है 12,000। इसको भी 12,000 को भी बाइफरगेट करके लिख लो, 10,000 प्लस 20,000। डेप्रिसिएशन 2 पे आ जाओ। 50,000 की एसेट्स है, 50,000 का 10% 5,000, लेकिन ये खरीदी कब है, अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक के महीने हो गए 6। तो 5,000, तो 5,000 का आधा कर लो सीधा सीधा, कितना आ गया 2500। तो 12,000 में 2500 ऐड करें 14,500, राइट। और इस ईयर में कोई एसेट परचेज नहीं हो रही, यहां पे हम इसका बैलेंस सीडी निकालते हैं, M1 M2। M1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1,20,000 में से 12,000 माइनस करो, 1,08,000। और ये अब इसको भी यहां पे इनकी भी आप लास्ट क्लोजिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। 1 लाख में से 10,000 माइनस करो 90,000 और 20,000 में से 2,000 माइनस करो 18,000। तो 90 प्लस 18 1,08,000। M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 को भी आप देख सकते हो यहां पे, M2 50,000 में से 2500 माइनस करो, कितना आया 47500। 1,08,000 में 47500 ऐड कर देना। 1,08,000 में 47500 ऐड करें 1,55,500। इस ईयर को यहीं क्लोज करो, 1,70,000। 1,70,000 में से अगर आप ऊपर के 14,500 डिडक्ट करोगे तो यही वैल्यू आएगी 1,55,500। और ये वैल्यू कब तक की मानी जाएगी, 31 मार्च 2011। और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा 1 अप्रैल 2011। तो टू बैलेंस BD M1 M2। M1 की वैल्यू आई है 1,08,000, जो भी कैसे आई है 90,000 एक ऐड हुआ है प्लस 18,000 एक ऐड हुआ है। M2 की वैल्यू कितनी है 47500, इन दोनों का सम है 1, ठीक, 1,55,500। नेक्स्ट ईयर में आ जाओ। नेक्स्ट ईयर में भी हमने कोई एसेट्स खरीदी है क्या, 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई 2011 को हमने एक और एसेट्स खरीदी है M3। M3 की वैल्यू कितनी है 25,000। ये प्रेजेंटेशन होती है, मैं जिस तरीके से कर रहा हूं आप भी अपने एग्जाम में ऐसी प्रेजेंटेशन ही करना, डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। अब चेक करना, 1 अप्रैल 2011 की इस ईयर की स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2011 को है, तो एंड कब होगा 31 मार्च 2012 को। यहां डेट कौन सी आएगी 31 मार्च 12। अब ध्यान से देखना, 31 मार्च 12 से पहले हमने किसी एसेट्स को तो सोल्ड किया ही नहीं, तो इस M1 के ऊपर डैप लगाते हैं। तो यहां क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% D1 D2। मशीनरी वन का, यानी कि मशीनरी वन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 1,20,000। 1,20,000 का डैप यहां पे भी कितना लिखा जाएगा 12,000। ये कैसे आया 10,000 एक और 2,001, राइट। यहां पे ये डैप क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड पर डैप कैलकुलेट करना है। और स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में हम डैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जानते ही हो, एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर डैप कैलकुलेट किया जाता है। मशीनरी 2 आ जाओ। मशीनरी 2 की ओरिजिनल वैल्यू 50,000 है, तो इसका डैप कितना आ गया 5,000। इसका भी 5,000 क्यों आया, क्योंकि मशीनरी 2 यहां
1 अप्रैल 11 से लेके 31 मार्च तक यूज हो रही है, पूरे के पूरे 12 महीने यूज हो रही है। डैप 3 25,000 की एक एसेट्स को हमने करंट ईयर में खरीदा 1 जुलाई 2011 को, तो 25,000 का 10% कब के लिए, जुलाई से लेके मार्च, इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आया 1875। तो 12,000 प्लस 5,000 प्लस 1875 कितना आ गया, 18875। ठीक, आगे चलें। अब इसका बाय बैलेंस ईडी कैलकुलेट कर लो। M1 M2 M3, 1,08,000 में से 12,000 माइनस करो, 1,08,000 में से 12,000 माइनस करो, कितना आ गया, 96,000। ये भी कैसे आएगा, 90,000 में से 10,000 माइनस करो, 80,000, 18,000 में से 2,000 माइनस करो, 16,000। अब M2 पे आओ, 47500 में से 5,000 माइनस करो तो 42500। 42500। M3 के डैप पे आओ, M3 कितना है, 25,000, 25,000 में से 1875 माइनस करो, 23125, 23125। इनका समेशन कर लेते हैं, 23125 प्लस 42,500 प्लस 96,000 कितना आ गया, 161625। अब इस ईयर को क्लोज करते हैं। वन 55500 प्लस 25,000, 180,500, 180,500। ठीक है, ये बैलेंस आया 31 मार्च 2012 का। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं। 31 मार्च 2012 के लिए ये बैलेंस है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए 1 अप्रैल 2012 का ये ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। कितना, 161625, 161625। ठीक, इन्हें भी बाइफरगेट करके हाथों हाथ लिख लो, M1 M2 M3। M1 की वैल्यू कितनी है, 96,000। M2 की वैल्यू कितनी है, 42500। और M3 की वैल्यू कितनी है, 23125। तब जाके ये आया 161625। अब आप उस ईयर में आ चुके हो जिस ईयर में एक एसेट्स को बेचा गया है। बेचने की डेट अब ध्यान से देखना, जिस ईयर में किसी एसेट्स को बेचा जाता है उस ईयर में पहुंचने के बाद यहां सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल क्या है, 1 जनवरी 2013। कंफर्म कर लेते हैं, डेट ऑफ सेल क्या है, 1 जनवरी 2013, राइट। और यहां सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट सेल, राइट। बेचा कितने में उस एसेट्स को, 6,000। ये भी कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल सही, राइट। अब 6,000 में एक एसेट्स को बेचा गया है तो तुरंत आप क्या कैलकुलेट करोगे, वर्किंग नोट। अब यहां वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट या लॉस। ये हमने एक हेडिंग क्रिएट की, उसके बाद इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्ट माइनस सेल। बहुत शॉर्टकट तरीका है, ध्यान से देखना। जिस एसेट्स को बेचा है उसकी कीमत कितनी थी, 20,000। स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था 20,000 की एसेट्स को बेचा है।
एक्यूमुलेटेड डेट का मतलब होता है कलेक्टिवली डेप्रिसिएशन, डेट परचेजिंग की डेट से लेकर डेट की सेल तक का, राइट। हमने जिस दिन एक एसेट्स को बेचा है उस दिन तक का हम डेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो इसकी परचेजिंग डेट क्या है, 1 अप्रैल, और इसकी डेट ऑफ सेल क्या है, 1 जनवरी 2013। तो 1 अप्रैल 10 से लेके 31 मार्च 11 का डेट कितना बनता था, 2000। नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये डेट कितना बनता था, 2000। थर्ड ईयर के लिए जब हम इस थर्ड ईयर में आएंगे, थर्ड ईयर में ये सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी को बेच दी गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के लिए यूज किया गया है। तो 20,000 का 10% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 1500, राइट। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बाइफरगेट करके दिखा दिया था, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे बाइफरगेट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन फिर भी स्ट्रेट लाइन मेथड का है। रिटर्न डाउन वैल्यू वाले मेथड के जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसमें इसे बाइफरगेट करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है। आपके सामने WDV की भी उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ही वीडियो डालूंगा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और उस क्वेश्चन में भी मशीनरी के एक पार्ट को ही बेचा जा रहा होगा। उस केस में देखना कि हम प्रेजेंटेशन कैसे कैसे करेंगे। आपके सामने मेरी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे धांसू से धांसू आएंगे जो CBSE आपसे पूछ सकती है। माइनस सेल, बेचा कितने में, 6000। तो 20,000 में से माइनस करो कितना, 5500। तो यानी कि 14,500 की चीज को 6,000 में बेचा, तो आंसर कितना आया, 8500, राइट। ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। अगर कोई आंसर पॉजिटिव में आता है तो उसे क्या माना जाता है, लॉस ऑन सेल। तो ये हमारा क्या आ गया, लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो बाय P&L अकाउंट लॉस 8500 बाय डेट ऑन मशीन सोल्ड। जो मशीन बेची है उसे भी करंट ईयर में 9 मंथ्स तक यूज किया गया तो उसका भी डेप्रिसिएशन आएगा। फिर बाय डेप D1 D2 D3। अब मशीनरी 1 1,20,000 की थी ओरिजिनल कॉस्ट, 1,20 में से 20 की तो गई, तो बची कितने की, 1 लाख। 1 लाख का 10% 10,000। मशीनरी 2 की वैल्यू 50,000 है, 50,000 का 10% 5,000। मशीनरी 3 की वैल्यू 25,000 है, 25,000 का 10% 2500, राइट। 10 5 15 2 17,500। तो यहां डेट इसके और इसके सामने डेट कौन सी आएगी, 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013, और यहां डेट आएगी 31 मार्च 2013। और इस ईयर में कोई और एसेट दूसरी खरीदी नहीं जा रही, तो बस अकाउंट को अब क्लोज करो। 161625, 161625, इसमें से ये फिगर माइनस करनी है बस। 161625 माइनस 6,000, 8,500 माइनस 17500, 6,000 प्लस 8500 प्लस 1500 प्लस 17,500 माइनस 161625, 128125 आंसर आ रहा है। 128125 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। 128125, राइट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि हम डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर एसेट्स के अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे। इसी टाइप के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए आपको स्ट्रांग बनना है, तो इस बात को जरूर याद रखना। मेरी वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम देखते चले जाना, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। अब आपके सामने इसी वीडियो में मैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का नाम है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केसेस में भी एसेट्स के अकाउंट को और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है, आइए इसी वीडियो में हम लोग समझते हैं।
हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगेन आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के टॉपिक में भी एसेट्स के अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है, आइए इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। इस टॉपिक को भी देखने से पहले मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप मेरी जो भी वीडियोस देखो उन वीडियोस को भी देखने से पहले आप मेरा बेसिक जरूर समझना, राइट? कि जो मैंने बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको समझाया हुआ है, आप उन सभी बेसिक्स को आप लोग प्रॉपर्ली समझना। मेरी जो जो वीडियोस आप लोग देखते हो उन वीडियोस को देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देखना। डेफिनेटली एक बहुत एडवांस लेवल की आपको नॉलेज मिलेगी और अगर स्टार्टिंग टू एंड आप देखोगे तो आपको हर चीज 110% समझ में आने लग जाएगी और या आपको सभी कंसेप्ट 110% क्लियर होते चले जाएंगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम समझेंगे कि एसेट्स का अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे मेंटेन होता है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगेन आपकी बुक का ही है। इसमें क्या कहा गया है? फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ द प्रियांक ब्रदर्स। प्रियांक ब्रदर्स की बुक में ये बैलेंसेस दिए गए हैं। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 20 लाख रुपए है। प्रोविजन फॉर डेप का ओपनिंग बैलेंस 8 लाख रुपीज है। 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने डिसाइड किया कि मशीन को बेचेंगे 5 लाख रुपए में और ये मशीन खरीदी गई है 7.5 लाख रुपए में 1 अप्रैल 2017 को। तो जिस एसेट्स को बेचा जा रहा है उसे 1 अप्रैल 2017 में खरीदा गया है 7.5 लाख रुपए में और बेचा गया है 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख में। और आपसे बोला गया है कि आप मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट प्रिपेयर करो। कौन से ईयर के लिए? जिसका एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। एज्यूमिंग दैट द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और एज्यूम किया गया है कि फर्म के थ्रू जो डेप चार्ज किया गया है वो 10% है और स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे। आपसे कहा गया है कि आपके 2 अकाउंट मेंटेन करो, तो पहले तो इनके फॉर्मेट बना लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1 अप्रैल 2020 को आपके सामने मशीनरी का बैलेंस गिवन है। 1 अप्रैल 2020 को आपके सामने मशीनरी का बैलेंस गिवन है 20 लाख रुपए। इस 20 लाख रुपए में से 7.5 लाख वाली एसेट्स को बेच दिया गया, तो इसको भी अभी के अभी बाइफरगेट कर लो, राइट? और 1 अप्रैल 2020 का एक और बैलेंस गिवन है, कौन सा? 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। आपको समझाता हूं कि अगर ये आपके सामने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है तो ये कहता क्या है? ये कहता है कि 1 अप्रैल 2020 आते आते हमारे पास जो भी मशीनरी है आज उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए की है और 1 अप्रैल 2020 आते आते आज जो हमारे पास मशीनरी है उन मशीनरी का अब तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन 8 लाख रुपए का। तो ये 8 लाख रुपए का जो बैलेंस है ये इस 20 लाख रुपए के ऊपर अब तक का टोटल कलेक्टिवली डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, राइट? जिसे हमने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, ठीक? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट हमें बताता है कि हमारे पास जो जो एसेट्स अवेलेबल हैं उन एसेट्स के ऊपर उन्हें खरीदने से लेकर और टिल द डेट का मतलब क्या है? जब तक के लिए हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं कि टिल द डेट तक का अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनता है, वो डेप्रिसिएशन हमें प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बताता है, ठीक है? आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को कहा गया है कि एक एसेट्स को बेचा गया है, राइट? 1 अप्रैल 2020 यानी इस ईयर की स्टार्टिंग आते आते ही या स्टार्टिंग होते होते ही 1 अप्रैल 20 को एसेट्स को बेच दिया गया। तो बाय बैंक अकाउंट सेल। अब समझना ध्यान से, 1 अप्रैल 2020 की स्टार्टिंग में हमारे पास 20 लाख रुपए की एक एसेट्स है और 1 अप्रैल 2020 के स्टार्टिंग में हमने एक एसेट्स को बेच दिया। जब भी किसी एसेट्स को बेचते हैं तो एसेट्स के अकाउंट में उसे उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। और मैंने कहा था कि उस ईयर में पहुंच जाओ, जिस ईयर में एक एसेट्स को बेचा है उस ईयर में पहुंचने के बाद सबसे पहले क्रेडिट साइड में वो डेट आती है जिस डेट में एक एसेट्स को बेचा गया है।
तो 1 अप्रैल 2020 की डेट को आपने एक एसेट्स को बेचा है, और बेचा कितने में है ये भी देख लेते हैं, 5 लाख रुपीज में, राइट। अब जिस एसेट्स को आपने बेचा, मेरी बातें बड़ी ध्यान से आप सुनना, मैंने एक बात बताई थी, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट। या आप एक मशीनरी का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, मशीनरी हमारे पास अवेलेबल थी तो हमने डेबिट करा, इस 20 लाख में से 7.5 लाख की मशीनरी बिक रही है तो 7.5 लाख रुपए क्रेडिट होंगे, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो 7.5 लाख रुपए आएगी। वो 7.5 लाख रुपए भी कैसे आएगी ध्यान से देखना। यहां वर्किंग नोट में मैं आपको पहली बात तो एक एसेट्स को बेचा गया है तो उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दिखाता हूं। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेब्ट माइनस सेल। कॉस्ट कितने की है उसकी, 7.5 लाख रुपए की। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का मतलब है खरीदने से लेके बेचने की डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन। खरीदा कब था उसे, 1 अप्रैल 17 को, तो यानी अप्रैल 17 को खरीदा और अप्रैल 10 में बेचा, तो 17 से 18 एक साल, 18 से 19 दूसरा साल, 19 से लेके 20 तीसरा साल। तो 1 अप्रैल 2020 में अगर उसे बेचा गया तो 3 साल तक वो एसेट्स यूज हुई है, तो 7.5 लाख का 10% 7.5 वो 75,000, और 75,000 3 साल के लिए कितना आ जाएगा, 225,000। बेचा है 5 लाख रुपीज में, तो 7.5 लाख में से 225 आप माइनस करो, कितना आ गया ये, 5,25,000। 5,25,000 चीज, 5,25,000 की चीज को 5 लाख में बेचा तो 25,000 का प्लस में आ रहा है, तो लॉस। तो यहां किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, बाय P&L अकाउंट लॉस। यहां 25,000 आ गया। उसके बाद यहां लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डेब्ट। यहां प्रोविजन फॉर डेब्ट लिखने का आपका क्या रीजन है, प्रोविजन फॉर डेब्ट का मतलब है कि जो भी जिस एसेट्स को हमने बेचा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो ये जो इसका एक्यूमुलेटेड डेब्ट है 2,25,000, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर भी रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए हमने यहां पे इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से लिखा है। अब आप देख सकते हो कि इन तीनों का सम कितना आएगा, 7.5 लाख। तो 20 लाख में से 20 लाख की एसेट्स में से 7.5 लाख रुपए की एसेट्स बिक चुकी है, तो 7.5 लाख रुपए से वैल्यू घट रही है, तो इसलिए यहां पे क्या आया, 7,50,000 इन तीनों का समेशन आ रहा है, और बाय प्रोविजन फॉर डेब्ट की वैल्यू 2,25,000 ये आ चुकी है, राइट। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी किसी एसेट्स के अकाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ मेंटेन करोगे तो उस केस में जो एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है उस एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उस डेप्रिसिएशन को इस एसेट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड ना करते हुए प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां क्या आ गया, बाय डेप ऑन रिमेनिंग मशीन। तो 12,50,000 की मशीन तो हमारे पास बच गई, तो 12,50,000 का डेप 1,25,000, तो यहां बैलेंस भी कितना आएगा, 12,50,000। इस अकाउंट को आप क्लोज करोगे तो यहां कितना आ गया, 20 लाख, और ये बैलेंस आ गया। यहां डेट बाय P&L में भी यही आएगी 1 अप्रैल 2020, और यहां भी यही आएगी 1 अप्रैल 2020, यहां आएगी 31 मार्च 2021, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों ट्रांजैक्शन है ये 1 अप्रैल 2020 तक की डेट की ही ट्रांजैक्शंस हैं, राइट। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के 2,25,000 रुपए क्यों आए हैं, क्योंकि आप इस मशीनरी अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को भी मेंटेन कर रहे हो। तो ये प्रेजेंटेशन होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि 20 लाख में से
7.5 लाख की एसेट्स को हम बेच चुके हैं, तो 7.5 लाख रुपए से एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस 7.5 लाख रुपए को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया, और ये डेप्रिसिएशन उसके खरीदने की डेट से लेकर बेचने की डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन है। और प्रोविजन फॉर डैप में जो डैप रिकॉर्ड किया जाता है वो एक्यूमुलेटेड डैप के बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जिस एसेट्स को बेचा जाता है उसका टोटल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है, परचेजिंग की डेट से लेकर बेचने की डेट तक का। राइट, तो ये कितना आ गया, 2,25,000। यहां 2,25,000 क्रेडिट है और यहां कर दिया डेबिट, किस नाम से, टू मशीनरी के नाम से। मशीनरी का भी नाम क्यों आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी लायबिलिटी होती है, तो जब लायबिलिटी घटती है तो लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया, डेबिट। आप खुद सोचो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हमने 8 लाख रुपए क्रेडिट कर रखे हैं कि अभी तक का ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन इतना है, राइट। एसेट्स घटी, यानी एसेट्स को बेचा तो एसेट्स घटी, एसेट्स को बेचने पे एसेट्स घटी तो एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट। तो जब एसेट्स बिक चुकी है तो उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी तो कम हुआ होगा, तो हमें अपने रिकॉर्ड में से उतना 8 लाख में से उतना प्रोविजन फॉर डैप घटाकर भी तो दिखाना होगा। तो अगर प्रोविजन फॉर डैप को हम घटाकर दिखाएंगे तो लॉजिकली बात है वो डेबिट ही होगा, क्योंकि हमारे प्रोविजंस हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी भी क्यों होते हैं, इसके बाद एक और नया चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व, उसमें समझाएंगे। ठीक है, इस अकाउंट को करो क्लोज। अब एक और चीज बताता हूं, जो एसेट्स हमने बेची है वो 1 अप्रैल 2020 को ही बेची है, राइट। तो इसलिए जो एसेट बेची है उसके डेप्रिसिएशन को करंट ईयर के प्रोविजन फॉर डैप में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो एसेट्स हमने सोल्ड की है उस एसेट्स को हमने करंट टाइम पीरियड में यूज नहीं किया, इस बात को भी याद रखना। इसलिए तो इस अकाउंट को क्लोज करो। कितना आया, 925,000। 925,000 में से 225 माइनस किए, कितना आ गया, 7 लाख। टू बैलेंस सीडी, डेट आ गई 31 मार्च 2021। यहां डेट कौन सी आएगी, 1 अप्रैल 2010। यहां डेट कौन सी आएगी, 31 मार्च 2021। क्यों, क्योंकि ये डैप उसी ईयर 31 मार्च 2021 के एंड तक का डेप्रिसिएशन है, तो उसके सामने ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू टू बैलेंस शीट ईयर एंड की है, तो इसलिए इसके सामने ये डेट आ गई, राइट। तो इसका आंसर 7 लाख आ रहा है। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं, 7 लाख आ रहा है, बिल्कुल सही है। 12,50,000 बिल्कुल सही। तो इस वीडियो के थ्रू अगेन आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम एसेट्स के अकाउंट को प्रोविजन फॉर डैप के साथ कैसे कैसे मेंटेन किए जाते हैं। जब ये 2 अकाउंट हमसे पूछे जाएंगे तो इन दोनों अकाउंट का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लाऊंगा, जिस नई वीडियो में हम फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, राइट। देन उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आएगा एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट का, चैप्टर फिनिश। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। और प्लीज जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कर लो, राइट। गुड बाय।